आपने इस बार अपनी पूरी चुनावी रणनीति नरेंद्र मोदी के साथ पर निर्भर कर दी है कि जो भी नरेंद्र मोदी कहेंगे वही चलेगा, एक वन मैन शो होगा। देखिए, हमारी पार्टी में जो भी फैसले होते हैं सारे फैसले हम लोग प्रायः सामूहिक रूप से ही करते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, इसलिए हम लोगों ने एक इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई है। उस इलेक्शन कैंपेन कमेटी का उन्हें मैंने चेयरमैन नॉमिनेट किया। नहीं, वो चेयरमैन है या एक ताजपोशी हुई है? नीतीश कुमार ने, मैंने जब उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इस बार कोई कैंपेन कमेटी चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक ताजपोशी हुई है कि नरेंद्र मोदी अब आपके पार्टी के चेहरे होंगे और वही आपके पार्टी की रणनीति डिसाइड करेंगे। वैसे नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट मैं कोई अपना कमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे यहां जब कभी भी कोई चुनाव आता है तो उस समय कोई न कोई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी अथवा इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनती है। तो इस बार भी इलेक्शन कैंपेन कमेटी हमने बनाई है और नरेंद्र मोदी को उसका चेयरमैन इसलिए बनाया है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि वह एक देश के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इस कारण जो है उसका जो है चेयरमैन उनको बनाया है। देश के मोस्ट पॉपुलर लीडर है या बीजेपी के मोस्ट पॉपुलर लीडर? देश का पॉपुलर लीडर मैं उनको कह रहा हूं। वो नंबर 1 पॉपुलर लीडर है देश के? या मैं मानता हूं कि वह नंबर 1 पॉपुलर लीडर है। तो फिर आप उनको प्रधानमंत्री के दावेदार क्यों नहीं? आप सुनिए तो पहले, हमारा यह कहना है कि इसलिए उनको बनाया है और इसलिए भी बनाया है उनको ताकि गुजरात में 3 बार का चुनाव उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने जीतने में सफलता हासिल की है जी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन कैंपेन, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति है जिसे इलेक्शन कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी देनी चाहिए तो हमने वो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं या नहीं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी 2 बार चुनाव जीते हैं, ऐसा और भी नेता है जो 3 बार चुनाव जीते हैं। वैसे राजदीप जी जो भी फैसला करना चाहें आप कर लें, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सिस्टम यह भी है कि कौन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट किसको प्रोजेक्ट करना नहीं करना, यह सब सारे जो भी फैसले होते हैं हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं। सर, ये मैं बात मानता हूं आपकी, लेकिन आखिरी बार मैं पूछूंगा आपसे, आपने कहा वो नंबर 1 पॉपुलर लीडर है, लोकप्रिय लीडर है, तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि वो पार्टी के चेहरे हैं? क्या अगर पोस्टर बने 2014 के चुनाव में, क्या उनका ही चेहरा रहेगा या आपका भी चेहरा होगा? हमारे यहां चाहे प्रेसिडेंट हो अथवा कोई भी हो, अकेले कुछ नहीं कह सकता है। जब तक कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई डिसीजन नहीं होता है तो ये सवाल अभी भी ओपन है। प्रेसिडेंट होते तो ये सवाल अभी भी ओपन है कि कौन प्रधानमंत्री का दावेदार रहेगा या कौन प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी हमको करना होगा अपनी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर किसको प्रोजेक्ट करना, क्या करना, यह हम उसमें फैसला करेंगे और राजदीप जी को भी उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ बताइए, ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जबकि नरेंद्र मोदी एक नए विवाद में आ गए हैं। इशरत जहां एनकाउंटर में कहीं ना कहीं उनके विरोधी कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर हुआ मुख्यमंत्री के अप्रूवल के साथ, उनको इसकी जानकारी थी। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसमेंट है आपको, आपके पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए? नहीं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है मैं समझता हूं कि एक सोची समझी हुई साजिश है ये कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का जो 9 वर्षों का फेल्योर है उससे देश की जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस समय इस सारे देश में एक कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और साथ ही साथ सांप्रदायिकता, इसके बीच एक बहस छेड़ना चाहती है ताकि उसकी विफलताओं की ओर से देश की जनता का ध्यान। पर इसमें फेक एनकाउंटर जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोर्ट के सामने है। क्या आप कह रहे हैं कोर्ट और सीबीआई साजिश में शामिल है? कोर्ट को मैं इसमें सीबीआई साजिश में शामिल है पूरा। देखिए, सीबीआई का मिसयूज बराबर इस गवर्नमेंट ने किया है, और केवल सीबीआई का ही नहीं बल्कि इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करने में यदि सबसे भारत किसी को हासिल है इसे हिंदुस्तान में तो कांग्रेस पार्टी है। तो आप कह रहे हैं जो आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं कि इस तरह का फेक एनकाउंटर होता है। क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होती? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अमित शाह थे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको लगता है उनको कोई जानकारी नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस पूरे मामले में, या यह केवल कांग्रेस की साजिश है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जानबूझकर गुजरात के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, वहां पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,
और यह इनकाउंटर कोई पहला इनकाउंटर नहीं है इस देश में। इसके पहले भी कई इनकाउंटर्स हो चुके हैं। 2002 के पहले मोर देन 3,900 इनकाउंटर्स इस देश में हुए हैं, और एक साल के अंदर देखा जाए तो इस देश में लगभग 800 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कि दिल्ली में भी अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 सर, ये बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं वो सुशासन देंगे, अच्छी गवर्नेंस देंगे, लेकिन उनके स्टेट में 8 पुलिस अफसर, आईपीएस अफसर आज जेल में हैं, कई दूसरे अफसर भी, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब आपकी पार्टी या मोदी जी के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है? मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री अथवा कोई भी वरिष्ठ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अथवा इस पॉलिटिकल थॉट के प्रति कमिटेड है, डेडिकेटेड है, वह कभी किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में कभी इन्वॉल्व होगा, इसकी तो कभी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि इस फेक एनकाउंटर को हुआ ही नहीं है? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि सरकार इसका बात का खुलासा क्यों नहीं करती है। इशरत जहां का जहां तक सवाल है, इशरत जहां का संबंध किस आतंकवादी गुट के साथ था, किस आतंकवादी दस्ते के साथ था। क्या यह सच नहीं है कि हमारी एनआईए को अमेरिका में जो इस समय हेडली है, उसने यह कहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर के रूप में इसका उपयोग किया गया? पर अगर वो आतंकवादी भी है, इसका मतलब नहीं है कि उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो सकती है। नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी की नहीं होनी चाहिए, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप कैसे मान लेते हैं कि वह बिल्कुल फेक इनकाउंटर है? अब जांच चल रही है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यह जांच चल रही है, अब उसके रिजल्ट आने दीजिए, देखेंगे। तो आप कहीं नहीं मानते कि लेकिन कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है, ये आप बिल्कुल नहीं मानते कि इतने अफसर जेल में हैं, इतनी घटनाएं होती है, कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश है, लेकिन मुझे इस देश की कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट के जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोर्ट की जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए तो आपने भी करनी चाहिए, आपकी पार्टी ने भी करनी चाहिए। आपके पार्टी के लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है। आप कोर्ट, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है एक इंपेशेंस है, एक डर है कि क्या कहीं ना कहीं मोदी जी एक कोर्ट के मामले में फंस ना जाए। ना, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि निश्चित रूप से इंसाफ होगा। तो आप कोर्ट के जजमेंट के लिए आपको भी रुकना चाहिए, कांग्रेस को भी रुकना चाहिए, आपको भी रुकना चाहिए। क्यों हम रुकें? हमको अपने मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि हमारा मुख्यमंत्री कभी फेक इनकाउंटर नहीं कर सकता। तो कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए रुक जाइए। कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए रुके हम क्यों? हम अपना काम करते रहेंगे। जब कोर्ट का वर्डिक्ट आना होगा तब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। सर, कहीं ना कहीं ये केवल कंट्रोवर्सी एक इशरत जहां की नहीं है, साथ साथ आपने देखा होगा गोवा में जब आपने मोदी जी को अपने कैंपेन का अध्यक्ष चुना तब अडवाणी जी नहीं आए, इससे और एक विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने फिर रेजिग्नेशन दिया, आपने जाकर फिर वो रेजिग्नेशन वापस लिया। क्या आप मानते हैं उस पूरे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं आपके पार्टी के छवि को नुकसान हुआ या नहीं? देखिए, अडवाणी जी जैसी शख्सियत के इंटेंशन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाना चाहिए। राजदीप जी, अडवाणी जी का इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अडवाणी जी हर नेशनल एग्जीक्यूटिव में बराबर हिस्सा लेते रहे हैं। इस बार वह संभव इसलिए नहीं हो पाया कि अडवाणी जी अस्वस्थ थे, नाराज भी थे। सर, बिल्कुल नहीं नाराज। उन्होंने ब्लॉग लिखा है, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जिस तरह से पार्टी चल रही है, पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, ये अपने चिट्ठी में लिखा है। दिल्ली से जब मैं गोवा जा रहा था जी, उस समय मैंने स्वयं टेलीफोन मिलाकर उनके घर उनकी बेटी प्रतिभा से मैंने ये पूछा तो अडवाणी जी कब चल रहे हैं? तो कहा कि उनकी तबीयत खराब है लेकिन कल निश्चित रूप से जाएंगे। तो मैंने कहा लेकिन, और यह भी कहा कि भाई साहब इनकी जाने की स्थिति नहीं है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी ये मान नहीं रहे। सर, वो चिट्ठी क्यों लिखी फिर कि पार्टी विचारधारा से भटक गई है? देखिए नहीं, सर, आप कह रहे हैं अस्वस्थ थे लेकिन नाराज भी थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने, आप बड़े साफ आदमी हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी राजदीप जी, किसी परिवार में जो परिवार का सबसे बड़ा होता है, जो मुखिया होता है, बच्चा भले ही हाईली टैलेंटेड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन कभी कभी बच्चा और ठीक तरीके से काम करे और अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए कभी कभी बच्चे को भी वो कह देता है कि तुम नालायक हो गए हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बच्चा सचमुच नालायक है। यदि उन्होंने कुछ कहा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जहां उन्होंने
ऐसे शब्द किए कि हिटलर और मुसोलिनी के बारे में कहा। फिर उसके बाद उनके जो सहयोगी है सुधींद्र कुलकर्णी, वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो है वो फॉक्सी है और नरेंद्र मोदी जो है वो डिक्टेटर है ना। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा मत मानिए कि सुधींद्र कुलकर्णी ने जो कुछ भी लिखा जी वो अडवाणी जी के विचार है। वो अडवाणी जी के बहुत ही मैं ऐसा नहीं मानता कि सुधींद्र कुलकर्णी अडवाणी जी को रिप्रेजेंट करते हो, और अडवाणी जी भी ऐसा नहीं मानेंगे। अडवाणी जी का ब्लॉग है जहां उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी का जिक्र किया। हिटलर मुसोलिनी का किस कंटेक्स्ट में किया है उसे भी तो देखना चाहिए। नहीं, क्योंकि उसको पार्टी के साथ जोड़कर मत देखिए। लोगों ने उसका एक इंटरप्रिटेशन किया है कि अडवाणी जी को लगता है कि पार्टी में डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है, एक वन मैन शो डिक्टेटरशिप शुरू हुई है। बिल्कुल नहीं, अडवाणी जी ने कभी नहीं कहा डिक्टेटरशिप शुरू हो गई है। सुधींद्र कुलकर्णी ने जरूर कहा होगा, मुझे फॉक्सी कहा, हो सकता है। इस डेमोक्रेसी में सबका अपना अपना एक व्यू है, वो अपनी अपनी ओपिनियन है हर व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में मैं क्या कुछ कह सकता हूं। जो उसका भी स्वागत है। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने विचारधारा से भटक गई है? आप पार्टी ने हमेशा कहा है व्यक्ति पूजा नहीं करेंगे, पार्टी नंबर 1, व्यक्ति उसके बाद। क्या उसमें कहीं बदलाव आया है जिसमें व्यक्ति नंबर 1 हो गए हैं और पार्टी उसके पीछे पड़ गई है? हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी। जब से हमने स्वतंत्र भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है 1951 से, जिस विचारधारा, जिस दार्शनिक अवधारणा यानी जिस आइडियोलॉजी को लेकर हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, उसी विचारधारा, उसी दार्शनिक अवधारणा पर हम पूरी तरह आज भी कायम हैं। रंच मात्र भी डेविएशन नहीं हुआ मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ दिनों पहले बिहार में घटना घटी। एक बीजेपी का कार्यक्रम था, किसी एक वर्कर ने कहा कि सुषमा स्वराज का उन्होंने नाम लिया, तुरंत उस वर्कर को मारा गया क्योंकि उन्होंने कहा मोदी ही हमारे एकमेव नेता आज बन गए हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, क्या एक बदलाव आ रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय बन गए हैं आपके कैडर में, आज किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया जा सकता आपके पार्टी के मीटिंग में। केवल एकमेव नेता है, जो वाजपेयी के समय भी नहीं था, जो आज की स्थिति हो गई है। नहीं, ऐसा है कि अब इस घटना के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, किसने किसको मारा, क्या किया, कौन था, भगवान जाने, वो पार्टी का कार्यकर्ता था अथवा नहीं था। अब चूंकि इस संबंध में हमारी भी जानकारी नहीं है और मैं समझता हूं कि आपके बिहार के नेता से पूछ सकते हैं। मैं पूछ लूंगा, हो सकता है कोई और रहा हो, कोई आवश्यक नहीं है कि, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन व्यक्ति पूजा है या नहीं है? व्यक्ति पूजा आज पार्टी हमारे यहां होती ही नहीं है। व्यक्ति पूजा का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, प्रोग्राम्स वाली पार्टी है, उस आधार पर चलती है। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं भी यदि कोई फैसला करता हूं तो मैं अपने 4, 5, 6 जो अपने वरिष्ठ सहयोगी हैं सबसे राय परामर्श करने के बाद ही फैसला करता हूं। ठीक है, किसी इशू पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हमारे पार्टी का यह भी ट्रेडिशन है, यदि प्रेसिडेंट ने यदि कोई डिसीजन ले लिया तो सभी उसे मान लेते हैं कि यह हमारा डिसीजन। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पार्टी में कई नेता हैं, नेताओं की कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री खड़ा किया है, तो शिवराज सिंह चौहान करीब 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल के लिए। कांग्रेस किसी को नहीं रहने दी। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी में ऐसे कई नेता हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं आज की तारीख में इन नेताओं को वो आपने वो लेवल नहीं दिया है जो आज नरेंद्र मोदी के पास है? अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, सबको धीरे धीरे किनारे किया गया है, केवल एकमेव नेता है नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान को भी मैं ऐसा नहीं मानता किसी को कोई किनारे। तो आप तो मुझे भी कह देंगे कि हमको भी किनारे किया गया, आप सबको बतला देंगे सबको किनारे किया गया। क्योंकि उत्तराखंड में भी विवाद खड़ा हुआ। आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया कि मैं एक नेता हूं, मैंने सबके लिए काम किया। अब लोगों को लगा कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर इशारा कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा कि वो केवल गुजरातियों को बचा रहे थे। तो एक तरह से विवाद उठ खड़ा हुआ है। जबकि नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। हमारी स्वयं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैंने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने हमें एक इंटरव्यू में कहा कि अडवाणी जी को पार्टी का एक तरह से प्रधानमंत्री का दावेदार होना चाहिए, कि अडवाणी जी हमारे नंबर 1 नेता है। आज आप हमें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय है। मैं लोकप्रियता की बात, में कॉमन मैसेज में लोकप्रियता की बात मैंने कही है, लेकिन जहां तक नेता का सवाल है इसमें कहीं दो राय नहीं। अडवाणी जी हम लोगों के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। तो आज भी वो आपके प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आज भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह अधिकार अभी तक पार्टी ने मुझे दिया नहीं है, नहीं तो तुरंत ही राजदीप जी आपको मैं बता देता कि क्या बता